Hello and welcome to the fifth episode of Random Musings. To the viewers who are watching this on YouTube and to the audience who are listening to this on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, anywhere, any podcast platform. Welcome to another episode with a writer. This is a trilogy with writers back to back. We had Devaya Bopanna, we had Vishwas Sharma, and now we have another wonderful, amazing writer. The idea is to talk about writing and to talk about different things as well, just like we do with every episode. आज जो मेरे गेस्ट हैं वो हैं एक ऐसे इंसान जो कि मेरे हिसाब से स्केच राइटिंग में तो उनसे बेटर कोई भी नहीं है, और ऑफ लेट तो वो इंस्टाग्राम वगैरह पे छोटी छोटी स्टोरीज ऐसी लिखते हैं जो बहुत ही रिलेटेबल, नॉस्टैल्जिक, खूबसूरत, इंग्लिश में, हिंदी में, हर टाइप के भाषाओं में इनका काफी, इनकी पकड़ है जैसा कहते हैं हिंदी में. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकमिंग विशाल दयामा. थैंक यू केवी फॉर हैविंग मी. विशाल, मुझे लगता है कि हर राइटर की जर्नी काफी, मैंने इस सीरीज में काफी बार ये बोला है कि मुझे बहुत इंट्रीग करती है कि कोई कैसे राइटर बनता है. कि राइटर, बचपन से हमारी राइटर की इमेज कुछ और ही होती थी. मैं जब भी राइटर सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक ऐसा मंटो टाइप का फिगर आता है जो ऐसे टाइप राइटर पे कुछ लिख रहा है, या फिर द शाइनिंग टाइप का फिगर आता है, कोई तो दूर रिजॉर्ट में जाके रस्किन बॉन्ड की तरह कोई मसूरी में बैठ के ऐसे लिखे जा रहा है. बट 2021 और पिछले 4-5 सालों में, जब से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हम कई सारे राइटर्स को पर्सनली जानते हैं, तो हमने रियलाइज किया कि नहीं, राइटर आज की दुनिया में तो वैसे नहीं है. आज की दुनिया में ऐसे राइटर हैं जो कॉमेडी स्केचेस लिख रहे हैं, जो कि किताबें लिख रहे हैं, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख रहे हैं, और वो बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं और सबकी एक एक जर्नी है. पिछले 2 एपिसोड में कोइंसिडेंटली राइटर्स ही थे, तो मैंने उनकी जर्नी सुनी, और बहुत अलग अलग टाइप के राइटर है. अगर देवैया की बात करूं या विश्वास की बात करूं और आपकी बात करूं, तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए और अपने लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि हमको ऐसा अलग अलग राइटर्स की जर्नी सुनने को मिलती है. तो जर्नी से ही आपके साथ शुरू करना चाहूंगा विशाल. जितनी मेरी जानकारी, आप दिल्ली में थे, आप इंजीनियरिंग कर रहे थे. तो मैं जब आपसे मिला तो आप एआईबी में थे ऑफ कोर्स, और वहां पे ऑनेस्ट इंजीनियरिंग कैंपस प्लेसमेंट के अलावा और बहुत से स्केचेस लिखे आपने. और उसके बाद भी बहुत से यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे स्केचेस हैं जो कई लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते, क्योंकि राइटर्स को कितना ही क्रेडिट मिलता है वो हम जानते ही. पर मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आज का एपिसोड इस बात से शुरू करने के लिए कि कैसे हुआ ये शिफ्ट. आप एक इंजीनियर थे, आप दिल्ली में थे, फिर आप एआईबी में आ गए, एआईबी में राइटिंग करने लगे, और फिलहाल अभी भी क्रेड के एड्स हो गए, या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप लिख रहे हैं. तो कैसे हुआ ये इंजीनियरिंग से राइटिंग टू ब्रांड कंसल्टेंसी, वो भी कर रहे हैं आजकल आप. तो ये थोड़ा एक जर्नी से शुरू करते हैं, फिर देखते हैं बात कहाँ जाती है. यस, बिल्कुल. थैंक्स फॉर द एप्रिसिएशन. इतना सारा तुमने दे दिया है फ्री में. तो बेसिकली मैं भी इस क्वेश्चन, मतलब मेरे से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया मुझे भी राइटर बनना है, मैं कैसे यहाँ पे पहुंचूं. कभी ट्विटर पे डीएम आता है कि मैंने ये लिखा है, मैं कैसे स्केचेस में कैसे पिच करूं, वगैरह वगैरह. तो और मेरे पास कोई आंसर नहीं होता क्योंकि जब हम भी कॉलेज में थे तो हमें भी नहीं पता था कि राइटिंग एक प्रोफेशन बन सकता है. मैं बस शौक के लिए राइटिंग करता था. तो मैं 2011 से बेसिकली, जब से मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था, तब से मैं एक न्यूज पोर्टल, सटायर न्यूज पोर्टल टाइप की एक साइट थी, न्यूज दैट मैटर्स नॉट. तो उसके लिए मैं आर्टिकल्स लिखता था. उसके बाद कॉलेज मैगजीन्स में थोड़े बहुत आर्टिकल लिखने स्टार्ट कर दिए थे. बट मुझे भी एज सच पता नहीं था कि यार ये आगे जाके कुछ काम आएगा या नहीं. पैरेलली मैं कर क्या रहा था, मैं ट्विटर या ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रेजेंस बना रहा था. और उस टाइम इंडियन कम्युनिटी ट्विटर पे बहुत कम थी, अभी तो भर के हो गए हैं पर उस टाइम पे बहुत ज्यादा कम थी. तो सब एक दूसरे को आपस में थोड़े से, अगर तुम फेमस हो तो आपस में जानते थे. तो मैं उस टाइम खंबा से इंट्रोड्यूस हो गया था, तन्मय से हो गया था उन्हीं दिनों में. और उसके बाद लाइक अ नॉर्मल इंजीनियर मेरी इन्फोसिस में प्लेसमेंट हुई तो मैंने कहा भाई यहाँ तो नहीं जाना है, कुछ भी कर लो. तो मैंने ब्रांड साइड एक स्टार्टअप था गोजूमो करके, जो सेकंड हैंड कार्स बेचता या खरीदता था. तो उसका ब्रांड साइड ज्वाइन कर लिया, वो बैंगलोर में था. और वहां भी उनको मैं बहुत दिन तक पिच करता था कि यार होजे के साथ कुछ बनाते हैं या इसके साथ कुछ बनाते हैं. इंटरनली मुझे पता ही नहीं था कि मैं राइटिंग की तरफ ही जाना चाह रहा. पर
फिर एक बार मैं एकदम ही फ्रस्ट्रिया गया बैंगलोर में उस जॉब से, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली जाके बोल दिया मेरे से नहीं होगी। और फिर मैंने खंबा को बोला कि यार मेरे को AIB ज्वाइन करना है, कुछ हो सकता है क्या? तो उसने बोला कि इंटर्नशिप है, कर लो। इंटर्नशिप कर ली, 3 महीने में इंटर्नशिप कन्वर्ट हो गई। तो फिर मैं वहां से मैं खुद ही राइटिंग सीख रहा था। मुझे राइटिंग एज सच सिर्फ एसेज और आर्टिकल्स और ये सभी आता था, जो कि मैं अभी भी लिखता हूँ, पर उससे हम दोनों जानते हैं कि उससे पैसे नहीं बनते हैं। उस पैसे बनाने के लिए तुम्हें स्क्रीन राइटिंग किसी फॉर्म की तो करनी पड़ेगी। तो AIB में जैसे स्केचेस हो गए, फिर साथ साथ में एक मशहूर डुओ के साथ में एक वेब सीरीज प्रोडक्शन भी कर रहा हूँ। तो वो मतलब लिखते लिखते सीख रहे हैं कि क्या जर्नी है। बट एज सच कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास कि राइटर कैसे बनते हैं, या कोई आंसर ही नहीं है कि एक एक हो सके कि राइटर कैसे बनते हैं। मेरी हॉबी थी, मैंने फॉलो किया। हाँ करेक्ट, आई एग्री, क्योंकि जो राहुल के साथ रैंडम म्यूजिंग्स का एपिसोड हुआ था उसमें भी हमने इस बात को थोड़ा टच किया था कि बहुत से लोग हम जैसे जो भी ऐसे इंसान है जो एक इंजीनियर थे या कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर रहे थे और हमने अभी कुछ क्रिएटिव फील्ड में थोड़ा बहुत जो भी काम करना शुरू किया, तो बहुत से लोग पूछते हैं कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उसका एक आंसर ये है कि मैं अपनी कहानी सुना सकता हूँ, बस आपको अपनी कहानी खुद बनानी पड़ेगी। जो मेरे लिए वर्क किया या जो आपके लिए किया या राहुल के लिए किया वो सबके लिए नहीं कर सकता। तो बट हाँ, अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं और शायद फिर उससे बाकी लोग थोड़े इंस्पायर हो जाए। विशाल, आपने एंड में बड़ी अच्छी बात बोली कि राइटिंग एज अ हॉबी, क्योंकि आप भले ही आप इंजीनियरिंग कर रहे थे या फिर आप स्टार्टअप में काम कर रहे थे, बट आप साइड में एज अ हॉबी फिर भी कुछ ना कुछ लिख रहे थे, भले ही वो पब्लिश हो रहा है नहीं हो रहा है, आपके डायरी के पन्नों में हो या आपके कंप्यूटर के वर्ड डॉक्स में हो, बट लिखाई चली जा रही थी साइड में। क्या लगता है आपको कि राइटिंग एज अ हॉबी या कोई भी हॉबी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? या हॉबी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, बट उसका क्या तरीका है? थोड़ा मतलब मुझे बहुत ये इंटरेस्ट करता है, क्योंकि कभी जब बचपन में CV बनाते थे और लिखना होता था ना कि हॉबी, तो मुझे समझता ही नहीं था क्या लिखूं। क्योंकि क्या है हॉबी? लाइक मैं फिल्में देखता हूँ, क्या वो हॉबी है? या मैं किताबें पढ़ता हूँ, क्या वो हॉबी है? या कुछ कंस्ट्रक्टिव करूँ तो वही हॉबी है? तो थोड़ा उस पे मैं आपके थॉट्स जानना चाहता था। हाँ, तो हॉबी मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी एक कंस्ट्रक्टिव काम होना चाहिए, जहाँ पे अगर तुम एक एक तरह का काम कर रहे हो, रेगुलर रूटीन में हो, उससे कुछ हटके तुम अपने लिए कर रहे हो। मेरे लिए वो हॉबी थी, तो इसलिए मेरी राइटिंग हॉबी थी। अभी हॉबी को पैशन में कल्टीवेट करने का मेरे दिमाग में आइडिया इसलिए आया था क्योंकि मुझे शुरू से ये लगता था कि मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को वो बॉस और एम्प्लॉय और वो इक्वेशन कभी जचता नहीं था। अगर मैं जॉब करूंगा तो भी स्टार्टअप टाइप किसी चीज में करूंगा, जहाँ पे दे ट्रीट एवरीवन इक्वली, कि कोई तुम्हारा बॉस नहीं है सबको। हायरार्की से मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, और इसीलिए राइटर सबसे नीचे पिसते हैं। बट एनीवे, बट तो मैं हॉबी वहां से कल्टीवेट, और मेरे हिसाब से अगर आपको इंडिपेंडेंट बनना है कभी, तो आपके पास एक हुनर, कोई भी हुनर हो। जैसे मैं एक इरफान खान का इंटरव्यू देख रहा था, जहाँ पे उसके उसके पिताजी ने बोला था कि कुछ भी हुनर सीख लो, पढ़ाई वगैरह तो होती रहेगी, पर एक कोई भी हुनर तुम्हारे पास होगा तो तुम पूरी जिंदगी आराम से निकाल सकते हो, बिना नौकरी के, मतलब टेंशन ही नहीं होगी तुम्हें नौकरी की। तो मेरे लिए वो राइटिंग था, और मेरी हॉबी भी होती और मुझे लिखना अच्छा भी लगता था। और उस टाइम हॉबी मतलब तुम राइटिंग अगर पब्लिश करते हो तो क्विक फीडबैक भी आता है, क्योंकि मैं आर्टिकल राइटिंग में था, तो कहीं पे डाल दिया तो फीडबैक फटाक से आ गया। किसी को अच्छा लगा, किसी को खराब लगा, कभी FIR हो गई। तो पर ये इधर से कल्टीवेट करके मैं अपने उसमें चला गया। बट मेरा एक ही सजेशन है कि अगर आपके पास कुछ भी हॉबी हो, जैसे पेंटिंग है, या काफी लोग रीडिंग एज अ हॉबी भी होता है, तो मेरे हिसाब से कुछ खराब नहीं है, तुम्हारे पास एक होनी चाहिए। पर अगर तुम कुछ उसका पैशन बनाना चाहते हो तो एक कंस्ट्रक्टिव टाइप हॉबी रखो, जिसको, क्योंकि अगर तू एक काम रोज कर रहा है तो वो कम से कम 5 साल में यू विल बी एट सम पॉइंट विद इट। तो तुम्हारे पास एक इंडिपेंडेंस वो अपने आप बनती रहती है बैकअप में। अगर और फिर तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें वो आगे परस्यू करनी है या नहीं करनी है, बट एटलीस्ट कुछ तो है तुम्हारे पास।
करेक्ट। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर रीडिंग बोलते हैं या वॉचिंग मूवीज लोग लिख देते हैं हॉबीज में, अगर उसके अराउंड कुछ कंस्ट्रक्टिव करे तो कुछ है, मतलब हाँ वो चीजों का अलग एडवांटेज भी है। लाइक रीडिंग से शायद आपको ज्ञान मिल रहा है, मूवीज देख के आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, मेंटल पीस मिल रहा है वगैरह। बट अगर उसको आप एक फुल टाइम ऑक्यूपेशन बनाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो उससे निकल के कुछ तो कंस्ट्रक्टिव करना पड़ेगा। चाहे आप कुछ फिल्म देख रहे हैं तो मे बी सिनेमा के बारे में लिखना शुरू कर दिया, या एक्टिंग करनी शुरू कर दी, या अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू कर दी। सिमिलरली बाकी हॉबीज के साथ भी इंटरेस्टिंग। जैसे रीडिंग में बेसिकली अगर आपकी रीडिंग हॉबी है तो देर इज अ गुड चांस कि आप राइटर भी हो सकते हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा पढ़ ली हैं किताबें और आप धीरे धीरे रोज लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि एक वर्ल्ड डेवलप हो जाता है। तो मेरे को रीडिंग सबसे ज्यादा इसलिए भी पसंद है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी तुम इमेजिन कर सकते हो यार, लिटरली। उसने एक हाउस लिखा है तो तुम्हारा हाउस कुछ भी हो सकता है। एंड उसके बाद तुम सेम चीज तुम अपनी राइटिंग में रात को कहीं भी बैठ के अपना दिन ही बयान कर दिया, तो वो भी एक एक तो आउटवे है कि यार तुम लेट आउट कर रहे हो, किसी और को नहीं, किसी और को दो गाली ना सुना के राइटिंग में अपना काम डाल रहे हो। और उसके बाद तुम्हारे पास वर्ड्स भी इतने सारे, क्योंकि तुम रोज किताबें पढ़ रहे हो तो वर्ड्स भी हैं। रीडिंग एज सच इज नॉट a very useless hobby such as blinking or charging the phone, but yeah, controlled reading. हम्म। थैंकफुली आपने रीडिंग की बात की, क्योंकि मैं रीडिंग के बारे में आपसे बात करना चाहता विशाल। क्योंकि इन जनरल जितने लोगों को मैं जानता हूँ उसमें से आप एक ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनकी जो काफी पढ़ते हैं अपार्ट फ्रॉम लिखने, और काफी अलग अलग टाइप की चीजें पढ़ते हैं, जो मुझे बहुत इंटरेस्ट करता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन जो पढ़ते बहुत है बट वो सिर्फ एक ही चीज और एक ही टाइप की चीजें पढ़ते रहते हैं। रीडिंग मेरे हिसाब से भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, बट आज देखते हैं कितना बात कर सकते हैं। आप परसाई भी पढ़ते हैं, आप डगलस एडम्स भी पढ़ते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा इंट्रीग्ड हूँ अबाउट रीडिंग। तो थोड़ा रीडिंग डिस्कस कर लेते हैं। रीडिंग एक ऐसी चीज है जो आज के जमाने में पता नहीं कितना रिलेवेंट है। क्योंकि ये सवाल मुझे काफी ऐसा बार बार इंट्रिग करता है, स्पेशली इंटरनेट के आने के बाद, और यूट्यूब, और जितना इजीली एक्सेसिबल आजकल डॉक्यूमेंट्री देखना है, या फिर ट्यूटोरियल्स छोटे छोटे यूट्यूब पे अच्छे खासे इंफॉर्मेशनल वीडियोस भी हैं। तो बहुत से मैसेजेस मुझे लोग ऐसा करते हैं कि क्यों पढ़ें किताब फिर, क्यों पढ़ना चाहिए, किताबों का क्या रोल है लाइफ में। क्योंकि मैं बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि किताबें पढ़ने से नॉलेज बढ़ती है, बट नॉलेज के और भी बहुत से सोर्सेज हैं, और बहुत से नॉलेजेबल ऐसे लोग हमारे जीवन में हैं जिन्होंने शायद कभी किताब नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ते। कुछ लोग कहते हैं कि किताब पढ़ने से आप अच्छे राइटर बन सकते हैं, जैसा आपने बोला, बट अगर राइटर किसी को नहीं बनना है तो वो क्यों पढ़े। ठीक है। बहुत लोगों के पास शायद एक्सेस नहीं होता है किताबों का। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में बचपन से नैन्सी ड्रू की कहानियां और हार्डी बॉयज वगैरह रखा होता था, तो वहां से पढ़ना शुरू कर दिया। बट बहुत से ऐसे लोग थे जिनके घर में किताबें थी ही नहीं, तो वो नहीं पढ़ पाए। पर आपका क्या मानना है रीडिंग एज आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, लाइक रीडिंग एज अ पास टाइम बोल सकते हैं, या रीडिंग जैसे आपने बोला एक्टिव रीडिंग। आप क्या क्या पढ़ते हैं? अगर आपसे कोई आके पूछे कि मैं पढ़ना शुरू करना चाहता हूँ, तो आप उनसे क्या बोलते हैं? या ओवरऑल रीडिंग के बारे में आपका क्या मानना है? मेरे अकॉर्डिंग मेरा रीडिंग, जैसा आपने बोला था कि काफी घरों में ऐसा भी होता है कि बचपन से नैन्सी ड्रू या हैरी पॉटर नहीं दिया जाता, और मेरे साथ भी यही हुआ था। और मुझे पता भी नहीं था, मैं मेरे स्कूल में भी कुछ एज सच फ्रेंड सर्कल नहीं था जो किताबें पढ़ता है या किताबें डिस्कस करता है। तो मुझे वो दुनिया के बारे में ही आइडिया नहीं था। बट मैं जब कोचिंग जाने लगा आईआईटी की, एज अगेन एक और क्लीशे राइटर का, कि वो इंजीनियर होते हैं और कोटा गए होते हैं। बट मैं कोटा भी गया था 2 महीने। बट अपने इधर कालू सराय वाली जब कोचिंग जाने लगा, तो वहां पे एक बुक स्टॉल था। हम्म। और क्लासेस के बीच में जैसे 2 घंटे 4 घंटे का गैप होता था, तो वहां पे एक बुक स्टॉल वाला बैठता था जो सेकेंड हैंड बुक्स देता था, और मैं वहां से खरीदता था। और वो 2-3 घंटे में कितना ही केमिस्ट्री पढ़ेगा आपको याद नहीं तो मैं वो पढ़ लेता था। और मुझे बहुत ही ज्यादा इमर्सिव जो होता है ना, एक बार मेरा वर्ल्ड ही खुल गया
कि यार ये क्या चीज है, इधर तो कुछ भी कर सकते हो। और फिर वहां से मैं बुक्स पढ़नी मैंने बहुत, आई एम अ लेट ब्लूमर जो होता है, मैंने बहुत लेट पढ़ना शुरू किया। तो मैं तुम जैसे लोगों से बहुत पीछे हूँ किताबें पढ़ने में। पर मैं जितना, मेरे को अभी तो जितना भी टाइम मिलता है फ्री, मैं उसमें जितना पढ़ सकता हूँ पढ़ लेता हूँ। और मेरे अकॉर्डिंग रीडिंग इम्पोर्टेंट, मेरे को क्या बेनिफिट हुआ, मेरे को दो बेनिफिट हुए। पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो मैं लिखता था, तो मेरी वोकैब ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो गई, क्योंकि रोज तुम नए वर्ड्स देख रहे हो और तुम्हें कम्युनिकेट करना आ जाता है एक चीज को कैसे बोलना है। और तुम्हारी ग्रामर ठीक हो ना हो उसका कुछ मतलब रीडिंग इफेक्ट नहीं करेगी, पर तुम्हारी वोकैब और तुम्हारा वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, आर्टिकुलेशन, ये सब बहुत ही बढ़िया इम्प्रूव हो जाता है। दूसरी चीज, तुम्हारी इमेजिनेशन इतनी ज्यादा सही हो जाती है कि तुम कुछ भी सोच सकते हो। तुम अगर राइटर बनना चाह रहे हो तो तुम कोई भी सिनेरियो इमेजिन कर सकते हो। तुम अगर राइटर नहीं बनना चाह रहे तो घर में झूठ भी बोलना है, तब भी तुम 50 चीजें सोच सकते हो, क्योंकि अगर तुमने पढ़ा हुआ है। तीसरी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा सही लगी थी रीडिंग की, कि इट एक्सपोजेज यू टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। तो अब मेरे को ट्रैवलिंग करने का बहुत मन है। अब ट्रैवलिंग, अगर तुम्हारे पास पैसा और टाइम दोनों चीजें हो तो तुम्हें करनी चाहिए, मतलब अनलिमिटेड, साल में 4 बार ट्रैवल करना चाहिए। क्योंकि इससे ज्यादा बेनिफिशियरी एक्टिविटी तुम्हारे लिए नहीं हो सकती। इंसान सेल्फ डेवलप करता है, सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है, ऑब्जर्व करता है। और राइटर के लिए तो स्पेशली ट्रैवल बहुत जरूरी है। ये कितने सलमान रश्दी वगैरह सब, सबका एक ही ये मेन चीज होता है कि यार ट्रैवल करो। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम आसपास ही घूमो, पर एटलीस्ट ये तो करो। बट रीडिंग वो एक ऑल्टरनेट दे देती है तुम्हें ट्रैवल का, कि अगर मैं टर्की की बुक पढ़ रहा हूँ तो मुझे टर्की पूरा दिख रहा है। अगर मैं ये मिलन कुंदेरा पढ़ रहा हूँ तो मुझे प्राग पूरा दिख रहा है। तो मैं अभी अगर जाऊंगा प्राग, मान ले 1-2 महीने में, तो मुझे पता है कि यार ये इधर ऐसा होता है, इधर ऐसा होता है, इधर ऐसा होता है। और मेरे लिए एक फालतू का नॉस्टैल्जिया, मतलब मैं कभी आया ही नहीं हूँ, पर मेरे दिमाग में वो नॉस्टैल्जिया है सब कुछ। मैं अगर यूएस गया तो मुझे तो लग रहा है कि मेरी सेकंड ट्रिप होगी है, क्योंकि इतना हमने यूएस के बारे में पढ़ लिया है कि वो फर्स्ट ट्रिप लगती ही नहीं है। जैसे मैं लंदन गया था तो मैं पूरा चाट के गया था लंदन को, कि इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है। तो मेरे को वो हुआ ही नहीं कि मैं डेट्स में नहीं गया तो ठीक है, नहीं गए, पता है क्या है अंदर। तुम इतना सब कुछ पढ़ लेते हो। तो रीडिंग मेरे लिए वो एक ऑल्टरनेट देती है, बट ऑब्वियसली घूमने से ज्यादा बेनिफिशियरी नहीं है। पर अगर तुम्हारे पास नहीं है टाइम तो ऑब्वियसली रीडिंग करो। ये 3 बेनिफिट्स मेरे हिसाब से रीडिंग काफी इंपॉर्टेंट है। आपके लास्ट पॉइंट से मैं बहुत ज्यादा अग्री करता हूँ, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि ये दोनों चीजें हैं कि पढ़ के आप एक तो दुनिया भी घूमते हो और साथ साथ में टाइम के थ्रू भी घूमते हो आप समझ रहे हो कि अगर आपने कोई हिस्टोरिक बुक पढ़ी जो दूसरे टाइम पीरियड में बेस्ड है, तो सडनली आप 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। और रियल लाइफ में जो पॉसिबल है वो, जैसा आपने कहा, उसका मजा ही कुछ और है। ऑब्वियसली हमारे लिए रियलिस्टिकली इम्पॉसिबल है दुनिया घूमना, पर किताबों के थ्रू लाइक वी कैन कम एज क्लोज टू ट्रैवलिंग एज पॉसिबल। और हाँ, दूसरी बात भी बहुत ज्यादा रिलेटेबल है कि जाके लगता है, जैसे मेरा जब यूएस वीजा इंटरव्यू हो रहा था तो मेरा, उसने जब पूछा कि यूएस क्यों जाना है, मेरे पूरा आंसर सिर्फ लिटरेचर और पॉप कल्चर पे बेसिस था। मैंने कुछ नहीं बोला कि मैं वहां जाके ये करूंगा, मेरा सिर्फ यही था कि मुझे एल्बुकर्क जाना है क्योंकि मैंने ब्रेकिंग बैड देखा है, मुझे यहाँ जाना है क्योंकि मैं कैचर इन द राई पढ़ा है, मुझे यहाँ जाना है क्योंकि टू किल अ मॉकिंग बर्ड पढ़ा है। पूरा यही था। वाह। हाँ। बट आपके ट्रैवल से मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज याद आई कि एक चीज लोग बहुत बोलते हैं कि अगर आपने ट्रैवल किया या आपने कुछ भी किया लाइफ में, हॉबी हॉबी और ट्रैवल का एक संगम मुझे सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे दिखता है। क्योंकि सोशल मीडिया वैसी जगह है जहाँ पे एक कंपल्शन है लोगों को कि हम जो कर रहे हैं वो तो बताना ही चाहिए। ऐसे कैसे जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर आप किताब पढ़ रहे हैं और आपने अपडेट नहीं किया कि मैंने ये किताब पढ़ ली या मैं पढ़ रहा हूँ, या फिर अगर मैंने कहीं ट्रैवल किया और अपडेट नहीं किया, या मैं कोई शो देख रहा हूँ और अपडेट नहीं कर रहा हूँ, तो क्यों ही देख रहा हूँ? आजकल वैसा कुछ जमाना हो गया।
सोशल मीडिया स्पेशली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज्यादा डिस्कस्ड है सोशल मीडिया पे ही, क्योंकि उसकी अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं, स्पेशली आर्टिस्ट के लिए। तो वो और ज्यादा रेलेवेंस रखता है क्योंकि हर आर्टिस्ट सोशल मीडिया अपने अपने हिसाब से यूज करता है। कोई आर्टिस्ट रील्स बना रहा है, वो भी किसी ना किसी तरह से एक आर्टिस्ट है। कोई लिख रहा है, कोई अपना ओपिनियन दे रहा है, कोई सिर्फ अपनी खूबसूरत फोटोज डाल रहा है, खूबसूरत एक्सपीरियंसेस डाल रहा है। बट मुझे बहुत इंट्रीग करता है, और मैंने लास्ट एपिसोड में भी देवैया से थोड़ा बहुत इस बात को टच किया था कि सोशल मीडिया क्या है एक आर्टिस्ट के लिए। और ऑब्वियसली सबका अपना अपना तरीका है, कुछ भी सही या गलत नहीं है कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, पर है सबका अपना अपना नजरिया, अपना अपना एक्सपीरियंस, अपना अपना तरीका उसे डील करने का। वो लोग भी खुश हैं जो सोशल मीडिया पे हैं ही नहीं, और वो भी खुश हैं जो 24 घंटे सोशल मीडिया पे हैं। तो स्पेशली मैं ये आपसे इसलिए ये सवाल उठा रहा हूँ विशाल, क्योंकि आपका जो सोशल मीडिया है वो मुझे बहुत इंट्रीग करता है, क्योंकि आप सोशल मीडिया को एज अ राइटिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, जो एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। बिकॉज थैंकफुली हम एक ऐसे जमाने में रहते हैं जहां आप लिख के इंटरनेट पे डाल के और सडनली बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अब अगर हम पुराने राइटर्स की बात करते हैं या जब उनके बारे में पढ़ते हैं, तो उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता था, क्योंकि तरीका ही नहीं था। क्योंकि उनको या तो किसी मैगजीन के लिए लिखना पड़ेगा, या न्यूज़पेपर के लिए लिखना पड़ेगा, या फिर खुद की एक किताब लिखनी पड़ेगी, और उसके बाद भी पब्लिशर के पास जाना पड़ेगा, और फिर वो मानेंगे, कोई डील साइन करेंगे, तो किताब पब्लिश होगी तो 100 लोग पढ़ेंगे या 100 लाख लोग पढ़ेंगे। पर फिलहाल ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया ने एक वो दे दिया है कि ये लो, ये मैंने लिख दिया है, पसंद आ रहा है तो शेयर करो, और क्विकली वो मैग्नीफाई होता रहता है। आप वन ऑफ दोज यूनिक लोग हैं जो एक्चुअली राइटिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और बहुत बहुत यूनिक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग कर रहे हैं। तो मुझे आई कांट लाइक लेट यू गो विदाउट टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया। आपके हिसाब से सोशल मीडिया क्या है? एक सोशल मीडिया एक आर्टिस्ट की लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, और सोशल मीडिया आर्ट में क्या रोल प्ले करता है? ओवरऑल इस टॉपिक पे थोड़ा आपकी म्यूजिंग्स सुनते हैं। बिल्कुल। सो मेरे अकॉर्डिंग मैं सोशल मीडिया यूज करता था पहले, बहुत पहले पर्सनल यूज के लिए कि ये ठीक है, ये कर लिया, वो कर लिया। पर फिर मैंने वो बंद कर दिया क्योंकि मुझे उसके साइड इफेक्ट बहुत जल्दी रियलाइज हो गए थे, और मैं थोड़ा सा पैरानॉइड इसलिए भी हूँ कि डेटा वगैरह ले रहे हैं। वो जब लीक हुआ था फेसबुक वाला, मैं कहा भाई मुझे यूज ही नहीं करना ये सब। तो मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, क्या चला रहे हैं। सिर्फ मैं ट्वीट करता था अपना, क्योंकि ट्विटर पे मैं वेरीफाइड हो गया था तो वो नहीं छोड़ सकते और ट्विटर डेटा नहीं लेगा। बट फिर मुझे कुछ बहुत लेट रियलाइज हुआ था कि यार इधर मेरे पीयर्स मुझसे आगे निकल रहे हैं, और वो लाइव अपडेट देते हैं, और मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे कुछ पता ही नहीं होता कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और मुझे सब कुछ डिटेल से कोई बताने को भी राजी नहीं है, यार तू इधर कैसे नहीं है। तो फिर मैंने एक्टिवली मतलब आई स्टार्टेड बीइंग एक्टिव, एक्टिवली आई स्टार्टेड बीइंग एक्टिव, और मैं राइटर हूँ। बट फिर अब मुझे कुछ तो ना मेरे पास कुछ अच्छी शक्ल है, ना मैं जिम वाले वीडियोस डालना चाहता हूँ, ना मैं कुकिंग वीडियोस डालना चाहता हूँ, ना हम ट्रैवल कर रहे हैं इतना, तो डालें क्या उधर। तो मैं फिर आर्टिकल लिख के डालने लग गया। और मेरे को देवैया ने ये स्टाइल बताई थी कि आर्टिकल लिख के तुम 10 स्लाइड में डालोगे, और अगर वो अच्छा हुआ तो लोग पूरा भी पढ़ लेंगे और फिर शेयर भी कर देंगे। और मेरे लिए इट वर्क। तो मैं फिर यही सब करने लग गया, और मैं 10 स्लाइड डालता था, और कभी नॉस्टैल्जिया स्टोरी डाल दी, कभी कभी ओपिनियन पीस डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, एंड इट स्टार्टेड गेनिंग मोर व्यूज देन राइटिंग आर्टिकल्स फॉर लेट्स से साइट लाइक अरे और प्रिंट या इन सब के। तो मैं अपना सोशल मीडिया का ब्रांड ही राइटिंग के अराउंड बनाने लग गया, विच वर्क फॉर मी नाउ। एंड इट्स अ ग्रेट प्लेस फॉर आर्टिस्ट। हमने कितनी देखे हैं लोग कि जो अच्छी रील्स भी डालते हैं, मतलब एकदम फर्जी वाले नहीं, पर जो अच्छी रील्स डालते हैं, अच्छा कंटेंट डालते हैं, अपनी डूडल्स डालते हैं, और बहुत बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे कहीं पे भी। पर मेरे को अभी कहाँ खटकने लगा रिसेंट कुछ 2-4 महीनों में, कि मुझे ऐसा लगता है आर्ट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है प्लेटफॉर्म के बेसिस पे। अभी नाउ इफ लेट्स से इंस्टाग्राम इज लाइक कि यार मैं रील्स ही पुश करूंगा, ठीक है। नाउ इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर एंड इफ यू आर अ राइटर, तो मैं क्या रील डालूं तो मतलब मैं अगर आर्टिकल पढ़ के थोड़ी डालूंगा।
तो मेरे लिए वो एक नेगेटिव इफेक्ट हो गया। सेकंड थिंग, अगर वो मान लो उसने हमने हटा भी दिया और वो कह रहा है कि नहीं हम आर्टिकल भी पुश करेंगे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अब मैं 10 स्लाइड से रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। तो मेरे को, मैं कभी भी लिखने बैठता हूँ आजकल, तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली 500 वर्ड बाद उधर कंक्लूजन की तरफ भागने लगता है। और तुम अगर गूगल डॉक का पेज देखोगे तो वो 1.25 पेज भी नहीं होगा, पर 1.25 पेज में तुम स्टोरी कहना सीख रहे हो। इसका प्रो ये है, और कौन भी यही है कि तुम 1.25 पेज में ही स्टोरी कह पा रहे हो। तुम उससे आगे तुम्हारा दिमाग नहीं चल पा रहा है, तुम खुद रिस्ट्रिक्ट हो जा रहे हो एक प्लेटफॉर्म से। तो मेरे हिसाब से ये, मैं एज अ राइटर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आर्ट फॉर्म रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इंस्टाग्राम या कोई भी एज सच मीडिया। तो ऐसे और भी लोग होंगे जिनको ये फील होता होगा। सो आई फील कि अगर ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया माइट रिस्ट्रिक्ट योर क्रिएटिविटी। एंड सेकंड थिंग इज, देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आजकल तो बहुत सारे हो गए, तो तुम ऑप्शन, तुम्हारे पास ऑप्शन भी होते हैं फिर कि तुमने सबस्टैक पे न्यूज़लेटर बना लिया या कहीं पे कुछ कर लिया। तो पर वो सब इंस्टाग्राम जितने बड़े नहीं है और उनका रीच इतना बड़ा नहीं है। इंटरेस्टिंग है क्योंकि जैसा आपने कहा, अगर एक राइटर है जो कि ट्विटर पे बहुत या तो एक्टिव है या बहुत ज्यादा यूज करता है, तो उसको आदत हो जाएगी कि वो वन लाइनर ही उसका एक स्ट्रेंथ बन जाएगा। हाँ तो हाँ। आप डिस्क्रिप्शन लिखना बोलेंगे तो वो बोलेगा अरे इतना क्यों लिखे यार, 2 लाइन में जोक आ रहा है या 2 लाइन में पंच लाइन आ रहा है तो क्यों लिखे। बट इंटरेस्टिंग है, एटलीस्ट जैसा आपने कहा इसके दोनों प्रोज एंड कॉन्स हैं। एक राइटर को ट्रैक्शन भी मिल रहा है पर उसका आर्ट रेस्ट्रिक्ट भी हो रहा है। इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग है। बट जब हम बात कर ही रहे हैं जब राइटिंग की, तो रिसेंटली मैं विशाल पढ़ रहा था थोड़े 1930s और 40s के इंडिया के बारे में पढ़ रहा था, और आपने भी शुरू में कहा कि आप आपके करियर के शुरू में आप सटायर न्यूज वेबसाइट वगैरह पे भी आप लिखते थे। तो मैं 1930s 40s वगैरह के बारे में पढ़ रहा था, तो उसमें प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट वगैरह के बारे में पढ़ रहा था कि कैसे एक टाइम पे हमारे बहुत नामदार और बहुत बड़े लोग, पोएट्स और राइटर्स, चाहे वो मजरू सुल्तानपुरी हो या फिर साहिर लुधियानवी हो, या फिर अंग्रेजी के राइटर मुल्कराज आनंद हो या मुंशी प्रेमचंद, मतलब उनसे बड़ा तो शायद ही कोई राइटर हो इंडिया में। तो ये लोग सब उस प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का हिस्सा थे, और उनका काम ये था कि, और इनका मानना ऐसा था कि राइटिंग जो है वो, उसका एक पर्पस अपार्ट फ्रॉम जो भी इंडिविजुअल पर्पस है, उसका एक पर्पस ये भी है कि वो समाज के लिए कुछ योगदान करे। जैसा वो एक बहुत बड़ी डिबेट है कि आर्ट इज फॉर आर्ट सेक, उससे बढ़कर उनका ये मानना था कि राइटर्स का एक पर्पस भी होना चाहिए। और कई तो ऐसे बड़े बड़े राइटर्स ने ऐसी बात कही है कि अगर आप एक कवि हैं या आप एक राइटर हैं और आप समाज से बिल्कुल हटके काम कर रहे हैं या समाज के लिए नहीं सोच रहे हैं, समाज के इश्यूज के लिए नहीं सोच रहे हैं, उस टाइम की जो व्यथा है लोगों की, या फिर जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है, चाहे वो अंग्रेज रूल कर रहे हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही हो, उसके बारे में अगर आप नहीं सोच रहे हैं। और बहुत से रिवोल्यूशनरी पोएट हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी रहे हैं, चाहे वो इकबाल हो या फिर फैज अहमद फैज हो, या फिर बाद के भी बहुत से राइटर्स पोएट्स, चाहे वो इमरजेंसी हो या फिर आज़ादी की लड़ाई हो, जेल में गए हैं वगैरह वगैरह। तो मुझे अगेन ये एक टॉपिक है जो मैं बार बार अपने आर्टिस्ट फ्रेंड से पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको कि आपको एज अ राइटर, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई जिम्मेदारी है आपकी समाज के लिए, या आपको बोलना चाहिए, करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं एक राइटर हूँ, मैं मुझे जो मन में आए मैं लिखूंगा, मैं स्केच लिखूंगा, मैं कविताएं लिखूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं अपने आर्ट के साथ सिर्फ जस्टिस करना चाहूंगा। क्या आपने कभी सोचा इस बारे में एज अ राइटर? हाँ, सोचा तो है, बट आप सिर्फ वही नहीं कर सकते। मेरा एक मेन पॉइंट ये है कि लाइक आप और अपने आप को नीचा महसूस भी नहीं करा सकते कि यार मैं क्रेड के ऐड लिख रहा हूँ या मैं कोई एबी का स्केच लिख रहा हूँ, तो ये समाज के लिए क्या कर रहे हैं? समाज के लिए कुछ नहीं कर रही है। आई एग्री। लाइक रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं इंडिया के लिए ऑब्वियसली, तो वो अगर समाज सेवा कही जा सकती है तो कर। बट उसके अलावा कुछ जैसे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डालते। बट कुछ खास इम्पैक्ट डालने के लिए मेरे हिसाब से अभी उस तरह का माहौल भी नहीं है,
क्योंकि हम कितने लोगों को देखा है हमने जो जबरदस्ती किसी भी केस में, या इतना ज्यादा आउटरेज हो जाता है एक छोटी सी बात बोलने में भी। तो अनटिल एंड अनलेस व्हाट आई फील इज कि अगर आप पहले से सिक्योर नहीं है, आपके पास एक अच्छा बैकअप है, और आप प्रिविलेज्ड हो, और आपके पास महीने का कुछ वो ईएमआई वगैरह बंधा हुआ नहीं है, एंड यू कैन अफोर्ड टू राइट फॉर सोसाइटी, देन ओनली यू शुड, लाइक मैं इधर आके एक समाज सेवी की तरह मैं ये नहीं बोल सकता कि लिखो भाई समाज के लिए लिखो, जैसे मंटू ने बोला था मैं समाज का नंगापन दर्शाऊंगा ये वो, पर हम दर्शा देंगे और फिर हमारा पीछे का राइटिंग ना बंद हो जाए फिर मेरे को ऐड मिलने अगर बंद हो गए तो समाज मुझे दिखा देगा अपना नंगापन। तो मैं वैसी सिचुएशन नहीं चाहता, तो मैं एटलीस्ट, और मेरे दिमाग में भी है कि एक हर आर्टिस्ट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में होते तो ऑब्वियसली हम हर उस चीज के बारे में लिखते। मैं तो अभी भी लिखता हूँ कभी कभी, पर उतना फ्रीक्वेंटली नहीं लिखता। आई अग्री विशाल, मतलब टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा इस बात को लेके कि हमारी ईएमआईज और हमारे रेंट और हमारे बिजली का बिल और हमारे माता पिता के प्रति हमारी जिम्मेदारियां, भाई की पढ़ाई, बहन की पढ़ाई, भाई बहन की शादी, अगर हम तभी लिखना, तभी हम शायद एक फुल टाइम क्रांतिकारी हो सकते हैं जब हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए रेडी हैं। तो उतना जज्बा जिस दिन आएगा तो फिर करेंगे हम भी। बिल्कुल हम भी जेल जाके लिखेंगे, नेहरू ने किताब लिखी है एक किताब लिखी है, ऊपर रखी है। तो ये बात तो है। ग्रेट। तो विशाल, मैं एक लास्ट बात पूछना चाहता हूँ, उसके बाद रैपिड फायर में जाएंगे। कि मैं रिसेंटली टैगोर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पढ़ रहा था, और टैगोर ने कहा था कि अगर एक बात उनको बहुत लेट लाइफ में रियलाइज हुई, ऐसा टैगोर कह रहे थे कि उनको बहुत लेट, लाइक ऑलमोस्ट जब वो एकदम बूढ़े हो गए थे तो उनको बात रियलाइज हुई। तो उनका ये कहना था कि ये रियलाइजेशन मुझे इतने पूरा जीवन जीने के बाद आया, तो ये बिल्कुल सही रियलाइजेशन है, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने कहा कि एक गलती एज अ राइटर और एज एन आर्टिस्ट जो उन्होंने की वो ये थी कि वो बहुत रिक्लूज थे, वो बहुत ही रिक्लूसिव नेचर के थे, और वो क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी ऐसा था कि वो बहुत ही कॉमन लोगों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता रहे थे। उनका मानना था कि मैं बहुत सालों तक लिखा अकेले बैठ के दुनिया से दूर वगैरह वगैरह। उनका ऐसा मानना था कि एक राइटर को समाज से बहुत करीब होना चाहिए, उनको एक राइटर को बहुत से लोगों से बात करनी चाहिए, बहुत से लोगों की कहानियां सुननी चाहिए, और तभी जाके उनकी राइटिंग या उनका आर्ट ज्यादा बेहतर हो पाएगा, ऐसा उनका मानना था, जो आज के एक्सटेंट में 100% ट्रू नहीं है। आई एग्री, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, तो आपको अगर लोगों की बात सुननी है तो आपको एक्चुअली लोगों के साथ जाके बात करनी पड़ेगी। उनके पास ऐसा वो नहीं था कि वो ऑनलाइन बैठ के देख ले कि दुनिया में क्या क्या ओपिनियन चल रहा है और लोग क्या बातें कर रहे हैं। बट एज एन इंट्रोवर्ट विशाल, एज अ वेरी सेल्फ कन्फेस्ड इंट्रोवर्ट, आपने दुनिया को बोला हुआ है कि आप सैड आदमी हैं और आप बहुत इंट्रोवर्ट आदमी हैं, आपको क्या लगता है एक राइटर की ऐसी कुछ जिम्मेदारियां हैं क्या, लाइक नॉट नॉट जिम्मेदारियां बट कुछ ऐसी चीजें हैं, डूज एंड डोंट्स, या फिर समाज से मिलना जरूरी है, या रिक्लूसिव इंसान भी अच्छी राइटिंग कर सकता है, कुछ है आपके ओपिनियन इस बारे में? तो एज यू पॉइंटेड आउट करेक्टली, इंट्रोवर्ट तो मैं हूँ, पर मेरे को एज सच कुछ हैम्पर नहीं हुआ आज तक, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आप जितना ज्यादा शांत रहते हो या जितना कम बोलते हो, आप उतना ही ज्यादा सुनते हो और आप उतना ही ज्यादा ऑब्जर्व करते हो। तो ये जरूरी नहीं है और कि एक एक्सट्रोवर्ट आदमी ही मतलब एक एक्सट्रोवर्ट आदमी अंदर से बिल्कुल खाली भी हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ बोले जा रहा है, वो सुन नहीं रहा है। तो दिस लॉजिकली दिस डजंट मेक सेंस टू मी कि एक इंट्रोवर्ट आदमी राइटर कैसे हो सकता है। ऑब्वियसली हो सकता है, और एक इंट्रोवर्ट ही होता है मेरे अकॉर्डिंग, तो मोस्टली इंट्रोवर्ट ही राइटर होते हैं। और मेरे को टैगोर की, मतलब टैगोर को उस टाइम इसलिए भी लगता होगा, जैसा कि आपने ये सही कहा कि उस टाइम इंटरनेट नहीं था, पर अभी तो आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी का भी कुछ भी पता करना है, आपके पास किताबें इतनी है, आप कुछ भी कर सकते हो घर पे बैठे बैठे। तो घर पे बैठे या पार्क में टहल के, मेरे अकॉर्डिंग ट्रैवल करना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली तुम एक कमरे में बैठ के क्रिएटिविटी मत लाने की कोशिश करो, वो आ जाएगी कुछ हद तक, पर उतनी नहीं आ पाएगी जितना आप ट्रैवल करोगे।
तो ट्रैवल जरूर करें, बट ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ट्रैवल में जिससे भी मिल रहे हैं हाय हेलो करें। आप अपना चुपचाप भी ट्रैवल कर सकते हैं। थैंक यू विशाल, बहुत शॉर्ट क्रिस्प खूबसूरत कॉन्वर्सेशन के लिए। तो विशाल, अब हम शुरू करेंगे हमारा लास्ट का सेगमेंट, रैपिड फायर। रैपिड फायर का पर्पस यहाँ पे, अनलाइक जो एक फेमस रैपिड फायर एक कॉफी शो में आता है, वैसा नहीं है कि कुछ कंट्रोवर्शियल निकाल लो आपसे, बट ये है कि कुछ कई बार बड़े अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन आते हैं और कुछ छोटी छोटी इंटरेस्टिंग बातें हो जाती है, तो जो शायद हम पहले एपिसोड में ना कवर कर पाए, तो वो करेंगे। और बस, तो रूल सिर्फ यही है कि आपको बिना सोचे आंसर करना है। टॉप ऑफ द माइंड जो भी आएगा वो ही आपका आंसर होगा, ठीक है? ठीक। चलिए, रेडी? ओके, रैपिड फायर विद विशाल दयामा। बेस्ट बुक यू हैव एवर रेड? हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। हिचहाइकर, ओके। बेस्ट इंडियन राइटर? बेस्ट इंडियन राइटर शशि थरूर। फेवरेट एआईबी स्केच? एआईबी उनोस्को। लीस्ट फेवरेट एआईबी स्केच? लीस्ट फेवरेट द दिवाली पिस्ता। बेस्ट थिंग अबाउट दिल्ली? फूड। मोस्ट ओवररेटेड बुक ऑफ ऑल टाइम? कैच 22। बेस्ट पॉलिटिशियन इन इंडिया? बेस्ट पॉलिटिशियन इन इंडिया। करंट पॉलिटिशियन? Current my former would be Atal Bihari Vajpayee. Current will be Naveen Patnaik. फेवरेट कॉमेडी राइटर और फनीएस्ट राइटर अकॉर्डिंग टू यू? Funniest writer. Funniest तो मैं ही हूँ यार। नहीं, but I will take Puneet Chadda. Okay. Best thing about being a writer? You don't have to talk to people. Worst thing about being a writer? You don't get credit. Nice, nice, cool, great. एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, मजा आता है मुझे, फेवरेट सेक्शन यही है। क्योंकि हमेशा, जस्ट अ डिस्क्लेमर, ये जरूरी नहीं है कि जो आंसर रैपिड फायर में आते हैं वही कल मैं पूछूंगा तो शायद बेस्ट बुक कुछ और याद आ जाएगा, आधे घंटे में कुछ याद आ जाएगा, बट मजा आता है ये डिस्कस करने में। लेट्स स्टार्ट विद बेस्ट बुक यू हैव एवर रेड, हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। आप और मैं दोनों बहुत पसंद करते हैं इस बुक को, बट थोड़ा और ऐड करना चाहेंगे हिचहाइकर्स के बारे में, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, या आपका ओपिनियन? मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि जिसने नहीं पढ़ा है, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। और इसके पहले चैप्टर में अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो लाइक अगर ये दो चीजें आपके लिए सफिशिएंट नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। बट इसके अलावा मैं एक और रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ, like for people who will just start reading or haven't read books enough, तो उनको हिचहाइकर्स थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि उसने नाम बहुत ज्यादा बड़े बड़े और इस तरह के डिस्क्रिप्टिव था वो। तो for those people I would say start with Godfather. It's the most amazing page turner you will ever read, और उसके बाद आप बुक्स में घुस जाओगे अगर नहीं घुसे हो तब तक। करेक्ट, स्ट्रांगली अग्री विद व्हाट विशाल हैज सेड। हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, बट अगर किसी ने नहीं पढ़ी है कोई भी किताब, तो पहले एक दो पेज में ही समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। लाइक मुझे अभी भी याद है, जब मैंने पहली बार पढ़ा था, मुझे काफी टाइम लगा था ये समझने में कि अर्थ डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है, क्योंकि एसेंशियली अर्थ एक हाईवे बन रहा है तो अर्थ को हटा रहे हैं वो लोग, क्योंकि अर्थ इतना इनसिग्निफिकेंट है इन लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, इसलिए उन्होंने कहा इसको हटाओ भाई, ये बीच में आ रहा है हाईवे। बट मुझे समझा नहीं था शुरू में, जब मैंने पढ़ना शुरू किया था। गॉडफादर परफेक्ट है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अ ग्रेट बुक बट आल्सो अ ग्रेट स्टोरी, अ ग्रेट थ्रिलर। तो वाह। और शॉर्ट एंड क्रिस्प सेंटेंसेस, कुछ वो नहीं है, कुछ रश्दी टाइप का कुछ मैं रेकमेंड कर ही नहीं रहा हूँ कि जहाँ पे वो एक सेंटेंस ही 2 पेज चल रहा है। करेक्ट 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 करेक्ट। शायद एक रीजन ये भी है कि मारियो पुरतो ने लिखा भी एक फिल्म टाइप को ही रख के दिमाग में लिखा था, तो इसलिए वो एकदम ऐसा फिल्मी लगता है जब पढ़ो तो। ओके, बेस्ट इंडियन राइटर आपने कहा शशि थरूर। आई एम श्योर आपके पास बहुत से ऑप्शन होंगे, बट सबसे जल्दी शशि थरूर दिमाग में आया। मेरा दिमाग में सबसे जल्दी शशि थरूर आया था। मेरे को याद ही नहीं आ रहा यार इंडियन ऑथर। एक सेकंड में देखता हूँ। कमेंट करेंगे कि नहीं नहीं, थरूर पे बात कर लेते हैं ना,
कोई नहीं। हाँ। तो शशि थरूर, हाँ मुझे भी काफी पसंद है उनकी राइटिंग, चाहे वो ग्रेट इंडियन नॉवेल हो या राइट हो, पीछे भी शायद ये जो किताब दिख रही है उनकी है, पैक्स इंडिका। तो तरूर की कोई एक बुक रिकमेंड करना चाहेंगे विशाल, या फिर? ग्रेट ग्रेट इंडियन नॉवेल, इट्स रिटन लाइक, ये आपने भी कितनी बार क्विज में भी बहुत मेंशन हुई है ये बुक. So if you haven't read Mahabharat, then you should read Great Indian Novel. If you have read Great Indian Novel, then okay, then you must have read Mahabharat also. हाँ, सही बात है। मैं ग्रेट इंडियन नॉवेल काफी रेफर करता हूँ अदरवाइज भी और क्विजेस में भी, क्योंकि ये मेरे दो सबसे पसंदीदा चीजों को एक साथ लाता है। महाभारत जो मेरे हिसाब से सबसे, मतलब उससे बेटर तो कुछ भी नहीं लिखा गया, और इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट और हिस्ट्री, तो उसका दोनों का संगम है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा बड़ा ही फेवरेट था, फेवरेट एआईबी स्केच, और आपने चुना एक ऐसा स्केच जो बहुत कम लोगों ने देखा है। थैंकफुली इस पॉडकास्ट के थ्रू, इस इंटरव्यू के थ्रू हम लोगों को इस खूबसूरत स्केच के बारे में बताना चाहेंगे, जिसमें मैंने भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा प्ले किया है। बिफोर विशाल स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट इट, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि वन ऑफ दो रेयर स्केचेस है जिसके लिए हमने पूरी रात बैठ के प्रैक्टिस किया था विशाल के घर पे। और नवीन पॉलीशेट्टी, मैं और विशाल, हम तीनों ने रात भर स्केच की तैयारी की थी। इतनी तैयारी तो हमने ऑनेस्ट कैंपस के लिए भी नहीं की। तो विशाल, थोड़ा उन उसको के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। उस तैयारी का भी मैं बताता हूँ. तो पहले 2 घंटे तो एक चूहा पकड़ने में गए थे. क्योंकि मुझे चूहे से डर लगता है. नवीन पॉलीशेट्टी पहुंच चुका था और उसको मैंने चूहे के पीछे भगवाया था. बट उनको बेसिकली मेरा फेवरेट स्केच इसलिए भी है, एक तो मुझे आज डायरेक्शन, अगर आपको पता हो, हम ये भी बजट्स की बात कर रहे हैं, विच इज नो बजट. नवीद ओपी इन चैट. मतलब नवीद हमें पैसा देता ही नहीं था, तो हम 10-10 पेज शूट कर डालते थे एक दिन में. तो उनको इसलिए मेमोरेबल था क्योंकि हमने छोटा लिखा था वो, 6-7 पेज का, और उसका शूट आराम से 6-6:30 तक रैप अप हो गया. बहुत ही फन शूट था. दूसरी चीज उसका, अगर आपने नई स्केच देखा है तो उसका एंड पार्ट जरूर देखिए. हमने, मैं और पुनीत डायरेक्ट कर रहे थे ये. हमने बिना मतलब ही ये सबको ऊनो वाले कार्ड पहना के नचवाया आधे घंटा गर्मी में. एंड दे कांट से नो बिकॉज दे आर एक्टर्स. तो बहुत मजे लिए थे हमने उस स्केच में. तो मेरा तो फेवरेट स्केच बिहाइंड द सीन्स के लिए वो फेवरेट स्केच है. और वैसे भी वो स्केच थोड़ा सा हटके है, जो नॉर्मल एआईबी ह्यूमर है उससे हटके है. केवी वुड एग्री. बहुत हटके है वो। और जिन लोगों को ये लगता है कि राइटर्स को क्रेडिट नहीं मिल रहा है दुनिया में, ये देखिए तेलुगु सुपरस्टार नवीन पॉलीशेट्टी को ये विशाल और पुनीत ने ऊनो के कपड़े पहना के मड आइलैंड में ऐसा ग्राउंड पे नचवाया था। ओके, पहले चूहा पकड़वाया रात में और अगले दिन ये कराया। लीस्ट फेवरेट एआईबी स्केच तो एक ऐसा स्केच है जो काफी लोग रेफर करते हैं, स्पेशली रोहन जोशी, क्योंकि आई थिंक वो थे स्केच में। थोड़ा इसके बारे में बताइए, दिवाली पिस्ता स्केच विशाल। ये एक तो दिवाली के एकदम जस्ट पहले लिखा गया था. तो इसलिए हमारी साथ की छुट्टियां भी मर गई थी कि किसी के प्लान कट शॉर्ट हो गए थे, किसी का कुछ हो गया था. सेकंड, इट वाज रिटन इन लाइक इन हरी. तो इट डिडंट टर्न आउट हाउ वी वुड हैव इमेजिन्ड. मुझे पता नहीं है अभी इसका राइटर कौन कौन थे. मैं भी था शायद राइटर्स रूम में. सो डोंट टेक ऑफेंस, एवरीवन इज अ ग्रेट राइटर, बट बट मेरे को वो स्केच नहीं पसंद. बेस्ट थिंग अबाउट दिल्ली, फूड। ये तो आई थिंक काफी अग्रीड अपॉन चीज है, चाहे वो दिल्ली से जो लोग नहीं भी हैं वो भी इस बात को अग्री करेंगे Yeah. कि दिल्ली का खाना इतने सारे कल्चर्स का संगम है कि उसका कोई जवाब नहीं। मतलब इन द सेंस इट्स ऑलवेज डिबेटेबल, बट हाँ, अगर आप बॉम्बे में रह रहे हैं काफी सालों से, तो दिल्ली की जो सबसे चीज आप सबसे ज्यादा मिस करते होंगे शायद वो फूड है, स्पेशली स्ट्रीट फूड। एक मैं इसका वो देना चाहता हूँ कि मैं और केवी जब शांतनु आनम, एक हमारा दोस्त है, उसकी शादी में गए थे, तो हमने रात को उतर के पहली, मतलब 2 घंटे बाद सुबह हो गई थी 6-6:30, और हम 6-6:30 बजे ही छोले भटूरे खाने निकल गए थे. सो दिस इज हाउ मच वी लव दिल्ली फूड. यस, यस। ओके, कंट्रोवर्शियल, एकमात्र कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, और मोस्ट ओवररेटेड बुक ऑफ ऑल टाइम, और आपने कैश 22 चुना, तो कोई ऑफेंस नहीं होगा इस पे थैंकफुली। कैश 22 के ऑथर आई डोंट थिंक इंडिया में रह रहे, बट कोई ना कोई तो होगा ही जो कमेंट में करेगा, ए यू थिंक। जोसेफ हेलर इज माय गॉड.
बट क्यों लगता है आपको विशाल कि कैच 22 ओवररेटेड? ओवररेटेड नहीं लगता है मेरे हिसाब से। वो एज इट डिडंट एज वेल। तो मैंने जब पढ़ा तो हम उस सटायर से काफी वाकिफ हो चुके थे कि ऐसी कैच 22 सिचुएशंस आती हैं, ये भी होता है, ये भी होता है। और दूसरी चीज, अगर किसी ने बुक पढ़ने का ट्राई किया है तो पहले 70 पेज तो आप पढ़ ही नहीं सकते, इतने कंफ्यूजिंग और इतने बोरियत भरे हैं कि वो बुक ही नहीं स्टार्ट होती है पहले 70 पेज तो और द सटायर आल्सो डिडंट एज वेल अकॉर्डिंग टू मी। कोई ऑफेंस मत लेना इसमें, बट ओवररेटेड बुक्स तो बहुत है हमारे पास। बट उनका नाम नहीं ले सकते सबका। बेस्ट पॉलिटिशियन इन इंडिया, करंट इंडिया, आपने चुना नवीन पटनायक। या क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि आपने नवीन पटनायक चुना? बहुत ही इजी गोइंग क्लटर फ्री जो पॉलिटिशियन नहीं होते कि उनको मतलब नहीं है क्या चल रहा है सेंटर में कुछ। कोई भी अगर कांग्रेस भी आएगी तो भी वो वैसा ही रहेगा, उधर ही जीतेगा। बीजेपी भी है तो भी वो अपना बना के रख रहा है इक्वेशन, उसको पता है भाई पैसा सेंटर ही देगा, तो इनसे लड़के फायदा क्या है। मतलब केजरीवाल लड़ता है फिर लड़के पैसे निकलवाता है, उससे अच्छा लाइक मेरा सेकंड आंसर केजरीवाल होता मोस्टली। बट कुछ रीसेंट एपिसोड से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है वो। और नवीन पटनायक थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाता है उस चीज में। हाँ, द रीजन मैंने आपसे ऐसा रैंडमली रैपिड फायर में बेस्ट पॉलिटिशियन इसलिए पूछा क्योंकि मुझे पता है कि आप पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्टेड हैं। आप और मैं काफी ज्यादा पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, शायद हम आज के एपिसोड में भी करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है पॉलिटिक्स की बात करने में कि लोग उसको एज अ कॉन्वर्सेशन फटाफट साइड चुन लेते हैं लोगों की बातों में, इसलिए मैंने आज भी अवॉइड किया और मैं जनरली भी अवॉइड करता हूँ। फेवरेट कॉमेडी राइटर आपने, ऑफ कोर्स आप हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पर आपने पुनीत चुना। पुनीत और आप ऐसा सलीम जावेद टाइप हैं कॉमेडी स्केच की। बहुत से ऐसे लोगों ने ऑनलाइन भी अमेजोन नेटफ्लिक्स वगैरह के चैनल पे काफी स्केचेस देखे होंगे जो हमारे सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखे हैं। मतलब पुनीत के साथ बेसिकली मैं बहुत काफी सालों जब से ये भी बंद हुआ उसके बाद हम दोनों साथ ही काम करते हैं। तो अगर मैं नहीं हूँ तो वो है, अगर वो नहीं है तो मैं हूँ फनीएस्ट राइटर। उसके अलावा मतलब होंगे यार, ऑब्वियसली होंगे, बट आई एम जस्ट जोकिंग गाइस। बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग अ राइटर, आपने कहा नो नीड टू टॉक, व्हिच आई अज्यूम आपका ये मानना है कि नहीं बोलो, बैठ के आराम से सुनो। तो बैठ के आराम से सुनो, बैठ के आराम से लिखो। कोई लाइक अगर आप एक नॉर्मल जॉब करते हो तो आपको 10 लोगों से इंटरेक्ट मिनिमम दिन में करना ही पड़ेगा। वो मतलब मेरा तो आधा टाइम उसी में चला जाएगा, क्या इंटरेक्ट करें, क्या बोलना है, क्या स्मॉल टॉक करनी है। राइटर आप अपना एक काम उठाओ और वो क्लाइंट मीटिंग से उठा के फिर अपना 5 दिन अपने आप बैठे रहो, सोचते रहो, लिखो, और फिर उसके बाद वापस क्लाइंट मीटिंग में जाके वो 2 घंटे आपको बस बात करनी है 5 दिन के गैप में। बाकी यू आर ऑन योर ओन, अगर आपको मन कर रहा है बात करने का तो करो, नहीं तो मत करो, विच इज अ ग्रेट फ्रीडम टू हैव। वर्स्ट थिंग अबाउट बीइंग अ राइटर, आपने बड़ी अच्छी बात बोली क्रेडिट की। मुझे भी एज एन एक्टर, एज अ वेरी स्मॉल टाइम एक्टर, बट काफी एंड एज अ मूवी वॉचर काफी सालों से मुझे ऐसा ये चीज काफी सॉर्ट ऑफ इफेक्ट करती थी। और आप जब पढ़ते भी हैं सलीम जावेद वगैरह के बारे में तो रियलाइज होता है कि उनके आने के पहले तक तो हिंदी सिनेमा में राइटर्स को क्रेडिट ही नहीं मिलता था। उन्होंने कम से कम ये बोला कि भाई नाम लिखो हमारा कि हमने फिल्म लिखी है, वो पोस्टर पे आना चाहिए वगैरह वगैरह। इंटरनेट की दुनिया में वो चीज धीरे धीरे ऑब्वियसली बदल रही है, स्पेशली यूट्यूब वगैरह पे जब वेब सीरीज आनी शुरू हुई, चाहे वो टीवीएफ था या एआईबी था, तो उन्होंने एक एक बढ़ावा दिया कि नहीं नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पीपल यू सी ऑन स्क्रीन, बट ये भी है कि किसने लिखा है। बट फिर भी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। आज भी ये कंट्रोवर्सी काफी होती है कि जब नेटफ्लिक्स पे स्किप इंट्रो लोग फटाक से करते हैं, क्योंकि किसी के लिए मैटर नहीं करता कि किसने लिखा है और किसने क्या किया है पीछे। एक कोशिश मेरी पर्सनली भी ये थी, द रीजन बिहाइंड कि पहले कुछ एपिसोड तो रैंडम म्यूजिक में मैं ज्यादातर राइटर्स को बुला रही हूँ, क्योंकि मेरा ये था कि यार राइटर्स के बाद बहुत कुछ है बोलने और शेयर करने को, बट कोई सुनने को तैयार नहीं है, सब इधर उधर ही घूम रहे हैं। तो एक छोटी सी पहल मेरी ये भी थी यहाँ पे। बट आपको क्या लगता है ये पूरा जो टॉपिक है अबाउट राइटर्स, क्रेडिट्स एटसेट्रा एटसेट्रा? मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो रहा है अभी, लाइक बिग बजट मूवीज में ऑब्वियसली हो रहा है, बट अभी भी जैसे आप यूट्यूब स्केच वगैरह का बोल रहे हो तो उसमें राइटर को क्रेडिट मिलता है डिस्क्रिप्शन में।
डिस्क्रिप्शन कोई खोल के नहीं देखता, सो वो ना के बराबर क्रेडिट है। तो अगर तुम ऑन स्क्रीन, मगर क्योंकि एक्टर्स तो ऑन स्क्रीन आ रहे हैं ना, और तुम्हें राइटर को भी ऑन स्क्रीन कॉम्पनसेट करना चाहिए, तो एंड क्रेडिट रोलिंग और ये सब अभी भी वेब में कहीं भी नहीं है। और ऑफ कोर्स आई एम वेरी पिस्ड अबाउट एंड क्रेडिट्स को तुम स्किप कर देते हो, इंट्रो स्किप कर देते हो, तो भाई फिर एपिसोड ही स्किप कर दो, फिर क्यों देखा? तो तुम्हें जानना ही नहीं है कि बना कैसे है, किसने बनाया है, क्या किया है। सिर्फ कहानी से मतलब नहीं होना चाहिए, कहानीकार भी इम्पोर्टेंट है। वाह, thank you. On that wonderful note, this is a request to anyone who is watching or listening to this that try, if it's not, अगर बहुत ही बिंज वर्दी शो नहीं देख रहे हो, कि वेट ही नहीं हो रहा कि वॉल्टर वाइट के साथ क्या हुआ, तो प्लीज ट्राई एंड स्पेंड सम टाइम गोइंग थ्रू द क्रेडिट रोल। जब तक और बेहतर टाइम नहीं आता है, तब तक प्लीज सी की जो आप देख रहे हैं उनके पीछे किन लोगों ने काम किया, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू विशाल, हमारे रैंडम म्यूजिक्स में आने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। एंड जो लोग ये सुन रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में हम सारी लिंक्स डाल देंगे जो हमने बातें की, चाहे वो यूनेस्को स्केच हो या विशाल की और राइटिंग्स हो और इनके बाकी इंस्टाग्राम हैंडल्स वगैरह हो। थैंक यू विशाल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक Thank you for having me, KV. यू। Wonderful.